हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है ड्यून पार्ट 1 और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10 है। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, इस मूवी में सालों बाद यानी फ्यूचर की कहानी दिखाई गई है। ये साल है 10,129 का। अब इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अलग अलग प्लैनेट यानी ग्रहों में रहने लगे हैं और इन सब प्लैनेट को रूल करने वाले को सम्राट या एम्पायर कहा जाता है। इन्हीं सब के बीच अराकिस नाम का एक प्लैनेट भी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ रेत है। यहाँ के रेतीले तूफान लोहे तक को काट देने की क्षमता रखते हैं और यहाँ रहने वाले को फेरमेंट्स कहा जाता है। लेकिन अचानक एक दिन ये प्लैनेट सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन गया जब यहाँ के रेत में एक विशेष प्रकार का बेशकीमती खनिज या मेटल पाया गया। लगातार इसके संपर्क में रहने से फेरमेंट्स की आंखें नीली हो गई हैं। कुछ लोग इसकी कालाबाजारी नशे के लिए करते हैं, तो वहीं इंटरनेशनल लेवल पर इस खनिज का इस्तेमाल यूनिवर्स में सही दिशा ढूंढने में किया जाता है। इसके बिना यूनिवर्स का सफर नामुमकिन है। इसी वजह से ये मेटल पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेशकीमती तत्व है। इन सब के अलावा अराकिस एक खतरनाक जगह भी है जहाँ बड़े बड़े सैंडवॉर्म्स यानी रेत के कीड़े हैं जिनकी लंबाई 400 मीटर तक है। ये किसी भी चीज को निगल जाते हैं और किसी भी तरह की आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, इंसानों के चलने की आवाज से भी, जिनसे बचने के लिए यहाँ के निवासी फ्रेमेंट्स एक विशेष चाल से चलते हैं जिससे सिर्फ हवा में रेत उड़ने की आवाज आती है। सम्राट के आदेश पर पिछले 80 सालों से मेटल माइनिंग का काम हरकनिन्स कर रहे हैं और इस काम से वो सम्राट से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। लेकिन इन्होंने फ्रेमेंट्स पर सिर्फ अत्याचार ही किया है और फिर एक दिन शाही फरमान आया और हरकनिन्स अराकिस को छोड़ के चले गए। आखिर क्यों सम्राट ने उन्हें यहाँ से जाने का आदेश दिया और क्या है सम्राट की अगली चाल? इन सब का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सीन चेंज होती है। हम कैलाडन नाम का एक प्लैनेट देखते हैं जो तेजी से डेवलप हो रहा है। हम देखते हैं पॉल, जो कि इस प्लैनेट का प्रिंस है, अपनी माँ जेसिका के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा है। जेसिका एक विच है और उसके पास बहुत सी सुपरनेचुरल पावर्स है। वो पॉल को सिखाती है कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है। साथ ही जेसिका उसे बताती है कि आज सम्राट का राजदूत यहाँ आने वाला है और उसे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में रेडी होना है। पॉल अपनी माँ को बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार एक ही जैसा सपना देख रहा है। सपने में वो एक खंजर देखता है और नीली आंखों वाली एक लड़की को देखता है, जिसे सुनकर जेसिका कुछ परेशान से दिखती है। थोड़ी देर में सम्राट की तरफ से राजदूत आता है और कई उच्च लोगों जैसे शाही अदालत के सदस्यों और एक महान विच, जो कि जेसिका की गुरुमाता भी है, की मौजूदगी में वो महाराज का आदेश पढ़कर राजा यानी पॉल के पिता को सुनाता है कि सम्राट ने आदेश दिया है कि आज और इसी वक्त से अट्रेडिस वंश को अराकिस की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, यानी मेटल माइनिंग का काम अब अट्रेडिस को मिल गया है। अब सम्राट का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही, इसीलिए बिना कुछ सोचे पॉल के पिता ये आदेश मान लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल अपने पिता के एक सेनापति से मिलता है जिसका नाम डंकन है। पॉल उसे बोलता है कि उसने अपने सपने में डंकन की मौत देखी है, लेकिन डंकन उसकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद पॉल अपने डैड से मिलता है और यहाँ उसके डैड उसे सम्राट के इस आदेश के पीछे असली वजह बताते हैं, क्योंकि कैलाडन अब एक डेवलप्ड प्लैनेट है और लगातार ताकतवर बनता जा रहा है और हरकनिन्स भी माइनिंग से अब सम्राट से ज्यादा ताकतवर बन गया है। सम्राट को अब अपने अस्तित्व की चिंता होने लगी है, इसीलिए उन्हें अराकिस की जिम्मेदारी हरकनिन्स से हटाकर अट्रेडिस को सौंपी है, जिससे कि दोनों महाशक्ति के बीच युद्ध छिड़ जाए और सम्राट ताकतवर बना रहे, क्योंकि युद्ध किसी को भी आंतरिक रूप से कमजोर बनाता है। इस राजनीतिक दबाव का असर पॉल के पिता के चेहरे पे साफ देखी जा सकती है, लेकिन उनके पास अपना भी एक प्लान है कि अगर वो अराकिस के लोगों यानी फ्रेमेंट्स के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी पकड़ मजबूत बना ले तो अट्रेडिस से ताकतवर और कोई नहीं होगा। पॉल के पिता चाहते हैं कि अब पॉल भी उनसे राजनीति सीखे और उनके साथ हर सभा में बैठे। हम देखते हैं कि पॉल अपने प्लैनेट के हथियारों के मास्टर गर्नी से जंग की ट्रेनिंग ले रहा है। गर्नी उसे समझाता है कि अराकिस में हालत कितने खराब हो सकते हैं, इसके लिए उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि किसी भी तरह की चोट से बचने के लिए वो एक एनर्जेटिक शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि पॉल की माँ जेसिका पॉल को अपनी गुरुमाता से मिलवाना चाहती है। ये वही औरत है जो शाही राजदूत के साथ एज अ विटनेस आई थी। उनसे मिलने से पहले जेसिका पॉल को समझाती है कि
कि उन्हें विचेस की ट्रेनिंग इसी गुरुमाता ने दी है और अब वो सम्राट के सलाहकारों में से एक है। वो पॉल के सपनों के बारे में जानती है, इसीलिए उससे मिलना चाहती है। एक डॉक्टर कुछ चेकअप के बाद उसे गुरुमाता से मिलने भेज देता है। दरअसल वो यहाँ पॉल का एक टेस्ट लेने आई है, क्योंकि पॉल के अंदर एक विच और एक शाही खून है। इसीलिए गुरुमाता को लगता है कि ये लड़का आगे चलकर लोगों का रक्षक या मसीहा बन सकता है, और जिसके बारे में पूरे यूनिवर्स में बातें चल रही है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जाते हुए गुरुमाता जेसिका यानी पॉल की माँ को बताती है, हाँ ये सच है कि पॉल के अंदर वो आग है जिससे वो आगे चलकर लोगों का मसीहा बन पाए। लेकिन अगर ये सच है तो जल्द ही पॉल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। ये बातें पॉल भी सुन लेता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि ये सब क्या है। उसकी माँ उसे बोलती है, हजारों सालों से हम यानी विचेस अंधेरे में रहकर अलग अलग वंशों का मिलन करवाते हैं, ताकि किसी ऐसे को पैदा कर पाए जो हमारा रक्षक हो, जो हमारे आने वाले कल का उद्धार करवाएगा। हमें लगता है कि वो जल्द ही आने वाला है। और पॉल की तरफ इशारा करते हुए वो बोलती है, कुछ का तो मानना है कि वो आ चुका है। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि वो सभी अराकस जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और कुछ को तो पॉल के पिता ने पहले ही वहाँ भेज दिया है, माहौल की छानबीन करने और शहर को उनके लिए सुरक्षित करने के लिए। जल्द ही अपने प्लेनेट को छोड़ के वो भी अराकस के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुँच के पॉल देखता है कि लाखों लोग उसे अपना रक्षक मानते हुए उसे देखने के लिए आए हैं। यहाँ से वो सीधे अपने महल जाते हैं। महल से ही पॉल के पिता दूर अपने खदानों का मुआयना करते हैं, जिस काम के लिए उन्हें यहाँ आने का आदेश मिला था। हम देखते हैं कि महल के अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बावजूद भी पॉल के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। पॉल इस हमले से बच जाता है, लेकिन शाही सुरक्षाकर्मी हरकत में आ जाते हैं और छानबीन से उन्हें पता चलता है कि हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि हरकनिस का ही आदमी था। उधर हम देखते हैं कि हरकनिस का राजा, जिसके पास पहले मेटल माइनिंग का अधिकार था, वो और गुरुमाता एक साथ कुछ बातें कर रहे हैं। यानी कि गुरुमाता को हरकनिस के राजा के इरादे अच्छे से पता है। गुरुमाता हरकनिस के राजा बैरन को बोलती है कि पॉल के पिता के साथ चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन जेसिका यानी पॉल की माँ मेरी शिष्या थी, इसीलिए उसकी और उसके बेटे की जिम्मेदारी हमारी है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इस पर हरकनिस का राजा गुरुमाता को अपनी जुबान देता है। गुरुमाता के जाने के बाद उनका एक आदमी बोलता है, जनाब राजा के बेटे को कैसे जिंदा छोड़ सकते हैं। बैरन बोलता है, मैंने कहा कि हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रेगिस्तान तो रेगिस्तान है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। हम उन्हें वहीं छोड़ देंगे जिससे प्यास से ही वो वहाँ मारे जाए। इधर हम देखते हैं कि डंकन एक लोकल फ्रेमेन को अपने साथ लेकर आया है, राजा यानी पॉल के पिता से मिलवाने के लिए, जो कि एक कबीले का सरदार है। डंकन बोलता है कि उनकी सोच से बहुत ज़्यादा फ्रेमेन्स यहाँ मौजूद है जो अलग अलग कबीलों में रहते हैं, और उन्हीं में से एक कबीले के लीडर को वो अपने साथ लेकर आया है, जिसका नाम स्टिलगार है। पॉल के पिता उसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि हरकनिस ने तुम लोगों पर बहुत अत्याचार किया है। मेरा मानना है कि हम एक दूसरे की काफ़ी मदद कर सकते हैं। जब तक मैं राजा हूँ तुम पर और तुम्हारे कबीलों पर आंच भी नहीं आएगी। बदले में स्टिलगार पॉल के पिता को बोलता है कि आप लोग जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। इधर पॉल के पिता को पता चलता है कि हरकनिस जाने से पहले सारे मशीनों को खराब करके चले गए हैं। इसीलिए पॉल के पिता सम्राट द्वारा नियुक्त शाही जज डॉक्टर लिएट से मिलते हैं और उनके साथ खराब पड़ी मशीनों को देखने के लिए जाना चाहते हैं। जाने से पहले डॉक्टर लिएट उन्हें एक स्पेशल सूट देती है और राजा को पहनाते हुए बोलती है कि इस सूट के अंदर एक हाई लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये शरीर को ठंडा रखता है और पसीने के पानी को रिसाइकिल करता है। इसके अलावा इसके मास्क में एक ट्यूब है जिसे आप रिसाइकिल पानी को पी सकते हैं। राजा के बाद पॉल का सूट ठीक करते समय ये देख के डॉक्टर लिएट हैरान हो जाती है कि पॉल ने इस सूट को पहली बार देखा है, बावजूद इसके उसने सूट बिल्कुल सही तरीके से पहना है। इसके बाद सभी माइनिंग एरिया की तरफ जाते हैं। तभी दूर से उन्हें एक सैंडवर्म उनकी मशीन की तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देता है। डॉक्टर लिएट माइनिंग मशीन में फंसे लोगों की मदद के लिए अपनी टीम को तुरंत इसकी सूचना देती है। डॉक्टर लिएट की सूचना पर तुरंत ही एक लिफ्टिंग मशीन मौके पर पहुंचती है, लेकिन माइनिंग मशीन को रेस्क्यू करने से पहले ही लिफ्टिंग मशीन खराब हो जाती है। पॉल के पिता डॉक्टर लिएट से पूछते हैं कि उस माइनिंग मशीन में कितने लोग हैं। डॉक्टर लिएट बोलती है 21 लोग। पॉल के पिता बोलते हैं तो फिर हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, और खतरा मोलते हुए अपनी प्लेन को नीचे लैंड करने का आदेश देते हैं। पॉल भी मदद के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन बाहर निकलते ही उसे एक बार फिर से कुछ विजन दिखने लगते हैं। वही लड़की, वही नीली आंखें। उसे आवाज़ें आती है कि मसीहा जाग चुका है। पॉल को लगा कि उसने अपनी मौत देखी है। किसी ने उसके हाथ में एक खंजर थमाया। पीछे से उसका सेनापति गन्नी आके पॉल को अपने साथ लेकर किसी तरह प्लेन में वापस चढ़ता है। तब ऊपर से हम उस विशाल सैंडवर्म को देखते हैं। सैंडवर्म इतना बड़ा था कि उसने पूरा का पूरा माइनिंग मशीन अपने अंदर समा लिया। वापस आके पॉल के पिता डॉक्टर लियट को बोलते हैं कि आप तो शाही जज हैं। आपने देखा यहाँ हमारे लिए सिर्फ खराब मशीनों के अलावा और कुछ नहीं है। इन खराब मशीनों के साथ अगर हमने अच्छी माइनिंग नहीं की तो हमारी नाकामयाबी तय है। डॉक्टर लियट बोलती है, मैं यहाँ आपका पक्ष लेने नहीं आई हूँ, और चली जाती है। उधर पॉल की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए पॉल की माँ जेसिका ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर पॉल का कुछ ज़रूरी चेकअप करके बोलता है कि रेतीले हवा और खनिज के संपर्क में आने से पॉल को एलर्जी हो गई है, और पॉल और इसके पिता को कुछ मेडिसिन देकर चले जाते हैं जिससे उन्हें अच्छी नींद आए। लेकिन पॉल को नहीं लगता कि उसे कोई एलर्जी हुई है। वो अपनी माँ को अपनी विज़न के बारे में बताता है। साथ ही वो अपनी माँ को बोलता है कि उसे पता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसकी माँ हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई है। दूसरी तरफ बैरन यानी हरकनेस का राजा अटरेडिस पर हमला करने की साजिश रच चुका है। इधर डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन लेने से सभी सो जाते हैं, लेकिन अचानक पॉल के पिता की आंख खुलती है और उन्हें कुछ खतरे का आभास होता है। अपने कमरे से बाहर आकर वो अपने सामने एक मरी हुई नौकरानी को देखते हैं जो ज़मीन पे पड़ी हुई है। वो उसके पास जाते हैं और उनके कुछ समझ पाने से पहले ही उनकी शील्ड को भेद के एक जहरीली सुई उनके पीठ में चुभो दी जाती है। राजा यानी पॉल के पिता ये समझ जाते हैं कि ये काम डॉक्टर का ही है। डॉक्टर उनके करीब आता है और अपने किए के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। डॉक्टर आगे बोलता है कि उसकी वाइफ बैरन के पास है और उसे छुड़ाने के लिए ही उसे अपने राजा के साथ विश्वासघात करना पड़ा। वो राजा के हाथ से उनकी अंगूठी निकालते हुए बोलता है कि ये मैं आपके बेटे पॉल के लिए ले रहा हूँ। साथ ही वो राजा के मुंह में एक नकली दांत लगाते हुए बोलता है कि इसके अंदर जहर भरा हुआ है। जब उनकी मुलाकात बैरन से होगी तब इसे जोर से चबाकर सांस बाहर छोड़ते ही वहाँ मौजूद लोगों की मौत हो जाएगी, और अगर उन्होंने सही समय चुना तो बैरन की भी मौत हो जाएगी। इधर जल्द ही राजा की सेना को भी हमले की जानकारी मिल गई। गन्नी अपनी टीम के साथ पूरी ताकत लगा देता है हरकनेस से लड़ने में, लेकिन वो उनकी आर्मी के सामने कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हरकनेस उनके पूरे बसे बसाए शहर को आग के हवाले कर देते हैं। डंकन पॉल को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे पॉल कहीं भी नजर नहीं आता। डंकन किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि पॉल और उसकी माँ को बैरन के लोग पकड़ के अपने साथ ले गए हैं। वो उन्हें रेगिस्तान में ही भूखे प्यासे मरने के लिए अपने प्लेन से गिराने वाले थे कि जेसिका यानी पॉल की माँ उन्हें अपनी सुपर नेचुरल पावर से कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद दोनों वहाँ से बच के निकलते हैं। वापस आके वो देखते हैं कि बैरन की सेना ने उनके पूरे शहर को जला दिया है। वो आश्रय लेने के लिए एक टेंट का सहारा लेते हैं। साथ ही उन्हें हेलीकॉप्टर में एक बैग मिलता है जो उनका इलाज करने वाले डॉक्टर का है। उसमें उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि अगर इस हेलीकॉप्टर से कोई जिंदा निकलता है तो उसके लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस इसी बैग में है। साथ ही उन्हें उस बैग में पॉल के पिता की एक शाही अंगूठी मिलती है, जिसे देख के दोनों समझ जाते हैं कि पॉल के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इससे दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर पॉल के पिता के बदले बैरन से अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन जालिम बैरन डॉक्टर को भी मार देता है। इसके बाद बैरन पॉल के पिता के पास जाता है। बैरन पॉल के पिता को बोलता है कि आज की रात एट्रेडिस की आखिरी रात होगी। इसके बाद तुम्हारे वंश का एक कतरा भी नहीं बचेगा। पॉल के पिता धीरे से बोलते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा वंश जरूर रहेगा, और अपनी पूरी ताकत से दांत को चबा के जहर हवा में फैला देते हैं, जिससे बैरन के साथ साथ उसके आदमी भी मारे जाते हैं। कुछ ही देर में कुछ लोग वहाँ से जहरीली गैस साफ करने के लिए आते हैं। वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने जहरीले गैस के हवा में फैलने के बाद भी बैरन अभी भी जिंदा है। उधर इमोशनल पॉल को एक बार फिर से एक विजन दिखाई देता है। वही खंजर, ढेर सारी लाशें और चारों ओर आग ही आग। इस बार उसकी भी आंखें नीली हैं और वो उसी नीली आंखों वाली लड़की के साथ मिलके बैरन की सेना से युद्ध कर रहा है। वो बोलता है, आने वाला कल करीब है। थोड़ी देर बाद दोनों उस टेंट से बाहर निकलते हैं। टेंट से निकलते ही उनके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस होने की वजह से डंकन और डॉक्टर लियट उन्हें आसानी से ढूंढ लेते हैं। डंकन पॉल से माफ़ी मांगते हुए उसके पिता की मौत की जानकारी देता है,
और पॉल को अपना नया राजा मानते हुए उसके सामने अपना सर झुका लेता है। डंकन उन्हें बोलता है कि हरकनिस ने आबादी वाले सभी ठिकानों पर एक साथ हमला किया और इस काम में सम्राट ने भी उसका साथ दिया, यानी कि अब सम्राट और हरकनिस मिलकर अट्रेडिस के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन पॉल को ये बात ज़रूर हैरान करती है कि डॉक्टर लिएट एक शाही जज होने के बावजूद खतरा लेते हुए उनका साथ दे रही है। पॉल और जेसिका को सुरक्षा देने के लिए डॉक्टर लिएट उन्हें एक पुराने लैब लेकर जाती है, जहां वो देखते हैं कि इस मरुभूमि में भी फ्रीमेंस ने अपनी टेक्नोलॉजी से हरे पौधे उगाने की शुरुआत कर ली है। हम देखते हैं कि पॉल, जेसिका और डॉक्टर लिएट इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट ने जो खेल उनके साथ खेला वही वो दूसरे प्लैनेट के लोगों के साथ भी कर सकते हैं। पॉल बोलता है कि क्यों ना वो सम्राट की बेटी से शादी कर ले, इससे वो गद्दी पे बैठ सकता है और उनका ये अत्याचार खत्म कर अराकिस को जन्नत बना सकता है। डॉक्टर लिएट उसे बताती है कि तुम सम्राट की गद्दी पे बैठना चाहते हो। सम्राट अट्रेडिस से डरते हैं, वो तुम्हें यहाँ लाए हैं ताकि तुम्हें मार सके। इसी बीच सम्राट के आदमी एक बार फिर से उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें बचाने के लिए डंकन एक आखिरी सलाम देते हुए गेट बंद कर देता है और खुद बाहर दुश्मन को रोकने के लिए चला जाता है। वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है और अंत में एक वफादार योद्धा की तरह शहीद हो जाता है। डंकन को रोकने के बाद सम्राट की सेना पॉल और उसकी मां को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लिएट उन्हें भटकाने के लिए पॉल और उसकी मां को वहां से निकाल के एक प्लेन तक पहुंचा देती है और खुद उन्हें रोकने के लिए सैंडवॉर्म को बुलाती है। लेकिन सैंडवॉर्म के आने से पहले ही सम्राट के आदमी डॉक्टर लिएट को मार देते हैं। जल्द ही एक विशाल सैंडवॉर्म आके उन सबको निगल जाता है। इधर सम्राट के आदमी जेट से पॉल और उसकी मां का पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए पॉल अपना हेलीकॉप्टर एक सैंडस्टॉर्म की तरफ मोड़ देता है, जिससे सारे जेट इधर उधर बिखर जाते हैं। पॉल का हेलीकॉप्टर भी क्रैश होते होते बचता है। उधर हम देखते हैं कि बैरन का सबसे करीबी आदमी रब्बान उसे बताता है कि पॉल और उसकी मां मर चुके हैं। जिस तूफान में वो फंसे थे उस तूफान से निकलना असंभव है। बैरन बोलता है, आखिरकार हमारा काम खत्म हुआ, अब सारे फ्रीमेंस को भी मार दो। इधर किसी तरह पॉल और उसकी मां अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और डंकन के दिए एक कंपास की मदद से वो फ्रीमेंस की घाटी तलाशना शुरू करते हैं और बीच रेगिस्तान में सैंडवॉर्म से बचने के लिए वो उसी फ्रीमेंस चाल का सहारा लेते हैं जिसे फ्रीमेंस सैंडवॉर्म को धोखा देते हैं। लेकिन बावजूद इसके एक सैंडवॉर्म उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और सैंडवॉर्म के उनको निगलने से पहले ही स्टीलगार उन्हें ढूंढ लेता है। आपको याद दिला दूं कि ये वही स्टीलगार है जिसे पॉल के पिता ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वो उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन उनकी टीम के एक आदमी को पॉल के ऊपर भरोसा नहीं है। वो पॉल को एक फाइट के लिए ललकारता है। उनकी ही टीम में चानी नाम की एक लड़की है जो पॉल को एक खंजर देती है लड़ने के लिए। पॉल उस लड़की को देख के हैरान हो जाता है, लेकिन अपनी हैरानी वो किसी के सामने जाहिर नहीं करता। दरअसल ये वही लड़की है जो अक्सर पॉल को अपने विजन में दिखती है, वही नीली आंखों वाली लड़की और वही खंजर। खंजर देते हुए चानी उसे बोलती है, मैं तुम्हें अपना रक्षक नहीं मानती, मैं तुम्हें ये खंजर इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम एक योद्धा के जैसे मर सको। इसके बाद पॉल लड़ना शुरू करता है और उसे बार बार मात देते हुए ये लड़ाई खत्म करने को बोलता है। पास में खड़ा उनका लीडर बोलता है कि ये लड़ाई अब तभी खत्म होगी जब उन दोनों में से किसी एक की मौत होगी। पॉल की मां जेसिका बोलती है कि पॉल कोई खूनी नहीं है, उसने कभी भी किसी का खून नहीं किया। पॉल समझ जाता है कि उसकी मॉम ने ये मैसेज उसे अपने आप को बदलने के लिए दिया है। इसके बाद पॉल उस आदमी को मार देता है, लेकिन मरते हुए वो योद्धा पॉल को एक्सेप्ट कर लेता है। पॉल फ्रीमेंस को अपने असली उद्देश्य के बारे में बताता है कि सम्राट ने हमें यहाँ भेजा था। मेरे पिता यहाँ आए न खनिज के लिए न दौलत के लिए, वो यहाँ आए आप लोगों के साथ के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपके साथ चलना चाहेंगे। पॉल की बात सुन के फ्रीमेंस राजी हो जाते हैं। स्टीलगार उन्हें बोलता है, अब तुम हम में से एक हो, और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि एक फ्रीमेन एक सैंडवॉर्म की सवारी कर रहा है। चानी पॉल को बोलती है, ये तो बस शुरुआत है। और इस तरह के एक ज़बरदस्त सस्पेंस और कई सारे सवालों के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।